ऊपर वाला तो खत्म कर दो, इनको तो सामने नजर आ रहा है। नहीं, मैंने वो चेंज किया था दोबारा से। स्लो रिस्पॉन्स करो। यहाँ से क्लिक करके देखना आपको नीचे भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है इधर भी अस्सलाम वालेकुम। फाइनली पढ़ने के लिए तैयार। आज रिजल्ट आना था एएफसी का। एएफसी का कब? आज आखिरी पेपर था। 4 तारीख को सुना था कि कोई एएफसी की एक्टिविटी है। आज आखिरी पेपर था। ठीक है, पेपर अच्छे हुए और अगर एएफसी रह गया खुदा ना खास्ता, अगर इंट्रो और ईगो देना पड़ गया फिर क्या होगा? आपने एएफसी के पेपर पूरे अकीदत और एहतराम से दिए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो एएफसी के बाद आए, मतलब जिन्होंने अभी एएफसी दिया है? कम लोग हैं। इतने से बच्चों की वजह से परेशान होकर इन्होंने इसको बीलो कर दिया। अच्छा भला ये सीलो था। हाँ नहीं, असल में इस बैच को हम लोगों ने पहले जब ओल्ड स्कीम ही चल रही थी तो हमने ऐसे कहा ये बिजनेस हुआ। फिर जब कंफर्म हो गया कि नई स्कीम आ गई और ये भी कंफर्म हो गया कि ग्रुपिंग वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा, हम लोग तो 1 महीने पहले से ही वाली बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे फिर हम लोगों ने इस बैच को नाम दिया सी लॉ का, क्योंकि हमारा ये मानना था कि FR1 का एक्सटेंडेड बैच ऑलरेडी काफी हैवी है, उसके साथ टैक्स का पेपर भी हो, तो तीसरा पेपर अगर बच्चे उठाएं तो वो थोड़ा सा मजेदार होना चाहिए, थोड़ा आसान वाला होना चाहिए। बी लॉ और सी लॉ में सी लॉ जरा ज्यादा आसान है। हमने इस बैच का नाम सी लॉ किया और बच्चों को पहले भी हम बता रहे थे कि अगर नई स्कीम आ गई तो ये सी लॉ में एडमिशन होगा। बी लॉ के साथ स्लैश में सी लॉ लिखा होता था। अब जिस दिन मैनेजमेंट ने कहा ये सी लॉ है, बच्चों ने नीचे धरना दे दिया। उन्हें जी हमें बिजनेस लॉ के एडमिशन दिया गया था और अब हमें सी लॉ में डाल दिया गया। बहुत सारे बच्चों को तो कंफर्म ही नहीं है कि नया बिजनेस लॉ क्या और पुराना बिजनेस लॉ क्या था। पुराना बिजनेस लॉ एक कंप्लीट पेपर था, अब उसमें से एम लॉ पुराने जमाने में पोर्शन होता था वो बी लॉ में डाल दिया, और एक सी लॉ पोर्शन होता है वो उन्होंने अलग से उसका पेपर बना दिया। इन दोनों में सी लॉ ज्यादा आसान था, तो हमने ये सोचा कि बच्चे आसान पेपर देंगे, लेकिन बच्चों के उधरने और उस सारे शोर शराबे की वजह से उन्होंने कहा जी बच्चे कह रहे हैं कि ये पेपर बी लॉ ही होना चाहिए। हमारा क्या जा रहा था, हमने उसे बी लॉ कर दिया, लेकिन उससे जो सी लॉ इस टाइम पे था और बी लॉ रखा था उन लोगों के लिए जिसने पीछे का कोई पेपर रहता हो, तो हमने दोपहर 2 बजे फिर सी लॉ का बैच दे दिया। अब जब बच्चों को पता लगा तो किसी बच्चे ने सोचा कि मैं सी लॉ में जाऊं, जो सी लॉ में जाने लगा उसे एहसास हुआ कि सी लॉ वाला तो उस बड़े वाले बैच के साथ क्लैश कर रहा है, तो खिचड़ी अच्छी खासी पक गई बी लॉ और सी लॉ। तो
करंटली आपको पता है आप कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं? बी लॉ है। क्योंकि अब आप लोगों ने एक और प्रॉब्लम हुआ ना, प्रॉब्लम ये हुआ कि जो एएफसी के बाद वाले बच्चे, एएफसी के बाद वाले बच्चों पे ग्रुपिंग अप्लाई हो गई है, वो फंस गए। वो उनके पास चॉइस नहीं है। जिसने एएफसी दी है, जिसने कैफ का कभी भी कोई पेपर नहीं ना दिया, वो कहलाएगा नया बच्चा। और नया बच्चा मतलब वो बी लॉ दे सकता है, सी लॉ नहीं दे सकता। और जो पुराने बच्चे हैं वो सी लॉ या बी लॉ में से जो मर्जी दे सकते हैं। तो हमने ख्वाहिश की थी कि बच्चे आसान वाला पेपर दें। कुछ आईकेप का रूल जाले में आया, कुछ बच्चों ने भी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, तो सी लॉ हमने चेंज करके क्लैश वाले टाइम पे दे दिया, दोपहर 2 बजे। अब अगला सवाल, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो FR1 11 बजे वाला बैच पढ़ रहे हैं? ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोगों का मानना है कि आप लोगों की इंट्रो रीजनेबल है, ऐसे ही है। इन 2 बैचेस का भी पता है, इस वक्त पहले दिन ये सारी क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। इन 2 बैचेस का क्या मामला है? वो लोग जो लास्ट टाइम दरमियान में भाग गए, या शुरू से ही भागे हुए थे, या जो आ ही एएफसी के बाद रहे हैं और जिन्होंने इंट्रो सिरे से नहीं पढ़ी। तो जिसने इंट्रो सिरे से नहीं पढ़ी या दरमियान तक पढ़ी थी, वो भी कच्ची पक्की, रमजान ईद ये वो मसला, उनके लिए बैच लॉन्च किया बड़े वाला, दोपहर 2 से 4:30 बजे। उस बैच का मतलब ये है कि आपके पहले इंट्रो के कॉन्सेप्ट बड़ा लंबा चौड़ा काम हो, फिर उसके बाद FR1। तो वो 2.5 घंटे का बैच, थ्रू आउट सेशन 2.5 घंटे का बैच होगा उन बच्चों के लिए जो इंट्रो से भागे थे, उनको सजा देने के लिए। यानी कि वो बिल्कुल उनके कॉन्सेप्ट वीक थे। हाँ, जिसने इंट्रो रीजनेबल पढ़ी थी, देखिए एक होता है पेपर समझना और एक होता है पेपर देना। हो सकता है एक बच्चे की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, उसका पेपर रह जाए, ये इतने दुख की बात नहीं है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनी हुई, ये दुख की बात है। तो अगर आप में से कुछ लोग मानते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग सही बनी हुई है, तो आइडियली उन्हें FR1 का ओरिजिनल बैच उठाना चाहिए, जिसमें असम्पशन होती है कि बच्चे को इंट्रो आता है। तो 11 से 12:30 जो बैच है वो है प्योर FR1, सिर्फ FR1 उन बच्चों के लिए जिनको इंट्रो आती है या जिनको रीजनेबल आती है। जिनको हल्की आती है या सिरे से नहीं पड़ी, उनके लिए दोपहर 2 बजे वाला बैच है। तो अब 2 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहला सब्जेक्ट उठाएंगे FR1, या चले मैं पहले आपके कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने इस टाइम पे उठाया है लॉ। 2 बजे आपका FR1 का बड़े वाला बैच होगा और 4:30 बजे टैक्स का बैच होगा, ज्यादातर इसी तरह से। तो ये वो लोग हैं जो बी लॉ पढ़ेंगे, FR1 पढ़ेंगे बड़े वाला, और पढ़ेंगे टैक्स दोनों सूरतों में सेम। फिर दूसरे वो लोग होंगे जिनको लगता है कि उन्होंने इंट्रो आती थी या उनको चीजें क्लियर है, वो 11 से 11:30 बजे, वो 11:30 से 12:30 पढ़ रहे होंगे FR1। ये दरमियान वाले टाइम में पढ़ रहे होंगे टैक्स, और 2 बजे कमती लॉ पढ़ सकते। एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी है। FR1 आपने उठाया 11 बजे, 12:30 बजे ये वाला बैच उठा लिया और फंस गए कि टैक्स का क्या करें, और उसको 2 घंटे आगे या 2 घंटे पीछे से उठाया। अब पता नहीं आपने कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया है। तो आई बिलीव कि जिसको इंट्रो की रीजनेबल कॉन्सेप्ट आते थे, अब कम से कम उस बच्चे के पास पॉइंट है कि वो कंपनी लॉ की तरफ जाना चाहे तो वो जा सकता है। पुराने स्टूडेंट्स के पास सी लॉ और बी लॉ दोनों की चॉइस है। पुराने स्टूडेंट उसे कहते हैं जिसने जिंदगी में कम से कम एक दफा कैफ का पेपर दिया हो, पास होना शर्त नहीं है, कम से कम जाके अपीयर हुआ। अपीयर होने का मतलब होता है आप जाके बैठे हो और आपने रोल वो साइन किया, अटेंडेंस शीट साइन की हो। तो अगर आपने एक दफा भी कैफ का कोई पेपर दिया तो आप पुराने स्टूडेंट हैं और आपके पास दोनों की चॉइस है। हमने बहुत कोशिश की इंटरनेट पे भी कम्युनिकेट करने की, लेकिन बच्चे ग्लोबली बहुत कंफ्यूज हुए हुए थे। तो आप लोगों के पास चॉइस थी सी लॉ। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग अगर ग्रुपिंग का रूल किसी भी अप्लाई ना करें, तो हम चाह रहे थे कि हम सबको सी लॉ पढ़ाएं इसी टाइम पे। लेकिन जब ग्रुपिंग का रूल नए बच्चों पे अप्लाई हो गया जो एएफसी के बाद आ रहे हैं, तो फिर मसला खराब हो गया, क्योंकि एएफसी के बाद आने वाले ने फॉर श्योर दोपहर 2 बजे वाला बैच पढ़ना है FR1 का। तो 2 बजे हम क्लैश में से बैच नहीं दे सकते थे। तो फिर इस वाले बैच को अब हमने बिजनेस लॉ कह दिया। अब ये बिजनेस लॉ है। बिजनेस लॉ का मतलब है पुराने पेपर का एम लॉ वाला पोर्शन। अभी सिलेबस की तरफ आएंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या प्लस माइनस क्या क्या चीजें आई हैं किस तरह की। तो ये बिजनेस लॉ का पेपर है, और इससे छोटा पेपर, थोड़ा आसान पेपर है सी लॉ का, वो है दोपहर 2 बजे क्लास।
तो जो दोपहर 2 बजे वाला FR1 पढ़ रहा होगा वो इस क्लास में लॉ पढ़ रहा होगा, और जो 11 बजे वाला पढ़ रहा है उसको मैं रिकमेंड यही करूंगा कि 11 बजे FR1 पढ़े, इस टाइम पे ये क्लास मत पढ़े, टेक्स्ट की क्लास पढ़े, और 2 बजे कमती लॉ पढ़ ले। कमती लॉ आसान है, थोड़ा सा आसान है। तो ऐसे में हुआ ये कि सारे बच्चे इधर आए, इसी में शिफ्ट हुए। वो बैच कुछ 4-5 दिन पहले उसको इंट्रोड्यूस किया, और वो वैसे ही ग्रुप बी में था, ग्रुप बी की तरफ इतना लोगों का फोकस भी नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि सर बच्चों को पहले दिन आपने क्लास में बताना है कि क्या कहानी क्या है, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं कि इस वक्त हमें कंफ्यूजन है, बस हमारा बी लॉ था, अभी भी बी लॉ है, बस आप बी लॉ। तो ये पैटर्न है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं इस सारी कहानी, कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन, ताकि एक दफा क्लियर हो कि क्या है। ये पता लग गया कि FR1 के 2 बैच क्यों है। एक बैच उनके लिए जिनको अकाउंटिंग आती है, इंट्रो रीजनेबल आती है, रीजनेबल की डेफिनेशन है शायद मोर देन 70%। और जो बड़े वाला बैच है वो 2 तरह के बच्चों के लिए, वो जिन्होंने लास्ट टाइम इंट्रो उठाई थी और दरमियान में भाग गए थे, और जब भागे उस वक्त भी वो बहुत ज्यादा तीर नहीं मार के बैठे हुए थे, उस वक्त भी बस वो गुजारा ही कर रहे थे, कोई बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं थे। दूसरे वो स्टूडेंट जो AFC से डायरेक्ट आ रहे हैं, जो AFC से डायरेक्ट आ रहे हैं उन्होंने तो इंट्रो सीरियस ही नहीं पढ़ा, तो वो तो लाजमी FR1 का वो वाला बैच उठाएंगे। चॉइस अब दूसरी तरह के बच्चों की, कोई कंफ्यूजन, ऑल क्लियर। ऑनलाइन वालों से पूछ भी नहीं सकता, बेचारों को तो लिंक ही नहीं पहुंचा। ये ऑनलाइन भी हादसाती तौर पे हो गया एकदम से बैच, ये अभी भी फिजिकल ही है, लेकिन वो बच्चे जो गलती से एडमिशन ले चुके हैं वो उनको ऑनलाइन सर्विस मिल रही होगी। जी 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 जी, जिन्होंने इंट्रो और इको के पेपर दिए हुए हैं, सवाल ये पूछा गया कि क्या उनका पेपर जाया हुआ? नहीं, मेहनत जाया नहीं होती। हाँ, आपने पेपर दिया, पेपर का रिजल्ट भी आएगा, और उस रिजल्ट पे आपको या पास या फेल बता देंगे, लेकिन उसके साथ आपको मुबारकबाद का एक मैसेज करेंगे कि मुबारक हो कि आपका ये पेपर एग्जाम भी हो गया। तो इको का पेपर देना को बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं था जब ये नई स्कीम वाला मामला आया। मैं भी थ्रू उस वक्त लोगों से कह रहा था कि यार इको के ऊपर मत टाइम लगाएं, उसकी जगह BM पे, लेकिन इंट्रो का पेपर देने के बाद देखिए अब आप इन सब की तरह 2.5 घंटे वाली क्लास नहीं लेंगे, या आपने उसी में एडमिशन कराया, दोपहर 2 बजे वाली में तो नहीं कराया। नहीं, तो आप गलत क्लास में गए। आप अगर इंट्रो का पेपर दिया तो इसका मतलब है कि आपके सफिशिएंट कॉन्सेप्ट्स थे, तो फिर आप सुकून वाला वो बैच उठाएं जो कि FR1 खाली FR1 पढ़ाया जाएगा। जी चलें ठीक है, तो फिर आप फिर क्यों परेशान है? जब आपकी इंट्रो की तैयारी सही नहीं थी तो पेपर कौन सा तूफानी हो गया होगा। हाँ, इंट्रो का पेपर देने से आपको फायदा क्या हुआ? बहुत सारे लोगों से कहते हैं सर, इवन पेपर से एक दिन पहले एक बच्चे की कॉल आई, सर तैयारी नहीं है और इंट्रो ने वैसे भी एग्जाम हो जाना है, छोड़ दूं पेपर? मैंने कहा और कौन कौन सा दे रहे हो? कहते नहीं सर, इंट्रो ही पढ़ रहा था, उसी की तैयारी नहीं। मैंने कहा भाई कम से कम जाके अटेम्प्ट करो, एक दफा अपने आप को उन लोगों की डेफिनेशन में शामिल कर लो जो कि पेपर दे चुके। तो आपने जो पेपर दिया उससे आपको प्रिविलेज ये मिल गई कि आपकी ग्रुपिंग ओपन हो। अब आपकी चॉइस है कि आप आगे के ग्रुप में से कुछ उठाना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर आपकी इंट्रो अच्छी तैयार नहीं है तो बस ठीक है, फिर आपने अपने आप को ऑटोमेटिकली इन लोगों के साथ स्टैंड कर लिया। तैयारी इंट्रो ठीक है, दोनों की तैयारी की थी और इको का पेपर दिया था, ठीक है। अगर वो पेपर पास भी हो जाए तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप ICAP का एक पेपर पास करने की पोजीशन में थे। ये सब तो बगैर कॉन्फिडेंस के फिर रहे। ये मैट्रिक के बाद ना इनका फर्स्ट ईयर भी प्रमोट हो गया, सेकंड ईयर एग्जाम्प्ट हो गया, ठीक है, इंट्रो इको एग्जाम्प्ट हो गया। ये ना इन्होंने मैट्रिक के बाद आज तक AFC के इम्तिहान दिए मेरे ख्याल में। अक्सर लोग, मतलब कुछ लोग वो भी होंगे जिनके शायद हो गए इम्तिहान या जिनका थोड़ा सा, लेकिन इंग्लिश भी एग्जाम हुई। इनका फर्स्ट ईयर एग्जाम हुआ, सेकंड ईयर एग्जाम हुआ, इंग्लिश एग्जाम हुई, इंट्रो एग्जाम हो गया और इको एग्जाम हो गया। तो इन्होंने पिछले 3 साल में 3 पेपर दिए हैं शायद, या 4, हाँ 3 पेपर दिए हैं, वो भी AFC के। तो बस, तो आपको बात समझ आई? तो अगर आपका इंट्रो कुछ बेहतर था तो आपके लिए 11 बजे वाला बैच सूट करता था, लेकिन अगर आप इंट्रो में डाउटफुल है तो ठीक है, फिर बड़े वाले बैच में आए। ये भी आपको ना 10 दिन बाद पता लगेगा, जब 2.5 घंटे डेली पढ़ रहे होंगे ना, तो फिर आपको जुमले याद आएंगे कि जिसकी इंट्रो क्लियर है या इंट्रो जिसको अच्छी आती है वो जबरदस्ती बड़े वाले बैच में मत जाए। आपको बहुत उलझन होगी जब डेबिट क्रेडिट सीख रहे होंगे बैठ के,
जो नया बच्चा आ रहा है, आपको लग रहा है कि उसको 2 दिन में डेबिट क्रेडिट करा के आगे चले जाएंगे सर? मेरे ख्याल में 1 से 1.5 महीना इंट्रो चलेगी। तो अगर आपके इंट्रो के कॉन्सेप्ट मुनासिब हैं तो फिर खामखा अपने ऊपर असलियत तारी ना करें। लेकिन अगर आप घबराए हुए और आपको लग रहा है कि नहीं मैं अब जीरो से ही पढ़ूं सारा, तो ठीक है, फिर वो बैच अच्छा है। तो हम यही चाह रहे थे कि 2.5 घंटे का वो बैच और 1.25 घंटे का टेक्स्ट पढ़ने के बाद आप तीसरा आसान वाला पेपर पढ़ते हैं कंपनी लॉ। लेकिन हालात ने आपको बिजनेस लॉ में डाल दिया। ये भी मुश्किल नहीं है लेकिन सी लॉ जितना आसान नहीं है जी। इंट्रो जरूरी चीज थी तो एग्जाम क्यों की? इंट्रो जरूरी चीज है और आईकेएफ ने बिल्कुल भी एग्जाम नहीं किया। आपको क्यों लग रहा है कि एग्जाम हो गया? पीआरसी में हुआ क्या? शिफ्ट ओवर में ऐसा होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी ऑडिट की क्लास में था, तो वहां मैंने उनसे कहा कि यहाँ आपको ना IS 8 FR2 का कॉन्सेप्ट है, बड़ा जरूरी है। बच्चों ने कहा सर वो तो FR1 में चला गया। और जब वो FR1 में था तो वो कॉन्सेप्ट कौन होता था? FR2 में। FR1 में उन्होंने एक IFRS 15 पढ़ा। जब वो FR2 में आए तो आईकेएफ ने उसको उठा के FR2 में डाल दिया। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब वो पूरा बैच ऐसा है जो IFRS 15 2 दफा पढ़ेंगे और IS 8 जिधर पढ़ना था वहां से पीछे चला गया और जहां गया वो गुजार के आ रहे हैं। तो आईकेएफ ने इंट्रो खत्म नहीं की अपनी स्कीम में से। जो दरमियान में लोग होते हैं ना, उनके साथ ये ट्रांजिशन हो जाती है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। हमारे मॉड्यूल होते थे, मैंने मॉड्यूल बी में आईटी का पेपर दिया। आईकेएफ को लगा कि ये बी लेवल का पेपर नहीं है, ये डी में होना चाहिए। उन्होंने 5% सिलेबस चेंज किया और डी में डाल दिया और कहा हम पे दोबारा अप्लाई होगा। मैं डी में गया, डी में पेपर पास किया। आईकेएफ को लगा कि नहीं स्कीम नहीं आनी चाहिए, ये ई में होना चाहिए। मैंने ई में वो पेपर पास किया, आईकेएफ ने पेपर ही खत्म कर दिया। मैंने 3 दफा आईटी का पेपर, आप लोगों ने जो आईटी दी है ना, वो हमारा एक चौथा पेपर होता था सीसीपीटी के अलावा। ये जो आप लोगों ने शुगर वाला आईटी दिया है ना, वो आईटी थोड़ी था, वो तो एमएस ऑफिस था। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रांजिशन में कुछ को फायदा हो जाता है, कुछ को नुकसान। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई नुकसान हुआ है तो मुझे बताएं, मेरे 3 पेपर उसका कौन हिसाब देगा? तो ऐसे है, इंट्रो खत्म नहीं हुआ। भाई ने कहा इंट्रो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी, आईकेएफ ने क्यों खत्म किया? आईकेएफ ने खत्म नहीं किया। आईकेएफ ने जब स्कीम रीस्ट्रक्चर की तो कुछ बच्चे दरमियान में फंस गए। आईकेएफ ने सोचा इनके साथ क्या किया जाए। तो बेस्ट आईकेएफ को समझ आया वो ये था कि सबकी दुआ इकट्ठी ले लें, उनको कहा जाओ सब ऐसी करो। तो ऐसे में कॉलेज इसके ऊपर लोड आ गया। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिनके इंट्रो के कॉन्सेप्ट वीक हैं उनको बड़े वाले बैच दें, और जिनके इंट्रो के कॉन्सेप्ट ठीक हैं फिर उनको जबरदस्ती जुल्म ना किया जाए, अनलेस कि वो बच्चा खुद अपने ऊपर जुल्म करने के लिए तैयार हो। तो क्या हमारी सारी कहानी क्लियर है? ऑनलाइन वाले तो मेरे ख्याल में बेचारे पहुंच ही नहीं सके अभी तक। ठीक है जी, ये मैनेजमेंट वाले भुगतेंगे, इन्होंने गलत एडमिशन कर लिए और अब जो है ना वो बच्चे इनके सर होंगे, उनको आज की ओरिएंटेशन भी रिकॉर्डेड मिलेगी। खैर, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, आगे चलें। आगे चलते हैं। ये पेपर क्या है, कौन सी बुक फॉलो करेंगे, क्या मामला है, किस तरह से बुक कौन सी फॉलो? नॉर्मली क्या होता है, लोग थ्योरी के पेपर में सोर्स रखते हैं आईकेएफ की किताब और उसके साथ एक आध हेल्पिंग बुक यूज कर रहे होते हैं। वो लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं वो ज्यादातर जाते हैं आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट की तरफ। आईकेएफ की एक मेन स्टडी टेक्स्ट होती है, उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसी के मुताबिक सारे चैप्टर्स की तरतीब बनी हुई होती है। फिर क्या होता है, कुछ जज्बाती से टीचर उसकी एक प्यारी सी किताब बनाते हैं जिसका नाम होता है बी लॉ मेड इजी। बी लॉ मेड इजी, सी लॉ मेड इजी, बी लॉ मेड इजी, ऑडिट मेड इजी, बीएमबीएस मेड इजी, ये सारी किताबें। नहीं वो किताब नहीं है, वो तो पूरा सी है ना। हाँ, असल में मेड इजी का वर्ड तो हमारी चोरी की है ना, सेम विजन है। जो भी अच्छा सोचता है वो मेड इजी सोचता है। खैर, तो बीलो मेड इजी, इससे पहले जब बीलो का पूरा पेपर होता था तो दैट वाज अप्रोक्सीमेटली सोर्स बुक। लोग आईकेएफ की किताब के बजाय ये वाली किताब ज्यादा यूज कर रहे होते थे। तकरीबन 2500 कॉपीज पूरे पाकिस्तान में इसकी जाती थी। शुरू में लोग आईकेएफ की किताब पढ़ने की कोशिश करते थे और आखिरी 1-1.5 महीने में उन्हें समझ आ जाता था कि उन्होंने गलती की है और उनको एक शॉर्ट बुक की तरफ आना चाहिए था। तो टीचर्स वगैरह मुख्तलिफ अपनी नोट्स के हवाले से बुक्स बनाते हैं। तो 2-3 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में अलग अलग इस पे काम किया है, तो आई एम वन ऑफ देम। तो इसमें जो मेरी किताब है दैट इज बिजनेस लॉ मेड इजी, लेकिन ये इस वक्त गायब है ही नहीं मार्केट। कौन बताएगा क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। इवन नए सिलेबस में मुझे चेंज करने में कितना टाइम लगना था। कुछ और मसला भी है, सोचें क्या है।
वो जितने ऐड हुए हैं वो फाइनल के सारे टॉपिक्स हैं, तो मेरी तो फाइनल की किताब भी है। मैं क्यों नहीं किताब बना पा रहा? इस बार आप पार्टी में इस दफा मैं जज्बाती नहीं हूँ, नहीं मैं इस वक्त बहुत जज्बाती हूँ। नहीं, आईकेप की किताब नहीं आई है। आईकेप ने किताब के चैप्टर्स अगर आगे पीछे कर दिए, ये मुझे पता है कि उनके ड्राफ्ट किताब के क्या चैप्टर्स हैं, मैं आज एनालिसिस भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आईकेप ने अभी किताबें हमसे टीचर्स से शेयर की हैं ड्राफ्ट फॉर्म में। 1 अक्टूबर को प्लान किया था, आप सुना है कि 10 अक्टूबर की तारीख दे दी उन्होंने, हो सकता है अगले 2-3 दिन में आ जाए। अब आईकेप की किताब सॉफ्ट में हमारे पास है, वो वर्जन जो बिफोर चेंजेस है। अब मैं उस पर जल्दी जल्दी से किताब बनाऊं, प्रिंट करूं, बाद में आईकेप पे हाँ भाई हमें जो कमेंट्स आए थे उसकी बेस पे ये चैप्टर में से चीज यहाँ डाल दी है, इस चैप्टर में से ये माइनस कर दिया है, इस चैप्टर में ये चीजें प्लस कर दी है, तो वहां थोड़ा सा मसला खराब हो जाए। तो इसलिए अभी किताब होल्ड पे करनी पड़ रही है, सारी वर्किंग करके बैठा हूँ। जिस दिन आईकेप की फाइनल वर्जन वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है, क्योंकि हमारे पास है ड्राफ्ट वर्जन और मेरे पास सिर्फ मेरे कमेंट्स हैं जो मैंने आईकेप को भेजे हैं। अब सबने क्या कमेंट भेजे और आईकेप उसकी बेस पे क्या फाइनल वर्जन लेके आएगा, जैसे ही वो फाइनल वर्जन आएगा मैं इमीडिएटली उस पर काम करूंगा और इंशाल्लाह विद इन 1 वीक उसको पब्लिकेशन में भेज दूंगा। तो इस वक्त हमारे पास किताब नहीं है, ना आईकेप की किताब है न मेरी किताब है। वैसे भी जिन लोगों का एएफसी है आराम से एएफसी का इंतजार करें, क्लासें ऑलरेडी 1 हफ्ता इन्होंने लेट की, हम मजीद लेट करते हैं तो बच्चे कहते हैं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस का हिस्सा है और हमें पता है कि किताब चेंज होने के बाद भी वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो नहीं बदलेगा ही। तो पहला वीक हम वही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, तो उससे फिर आप लोगों को ज्यादा मसला नहीं होगा। तो आईकेप स्टडी टेक्स्ट जब आएगी, अगेन आप में से जो उसे यूज करना चाहे कर सकते हैं। बिलोमेडिजी नाम की किताब में मैं ऑलरेडी उसके शॉर्ट नोट्स बना दूंगा, इसके पास पेपर्स, इसके एमसीक्यूज और वो सारी चीजें इकट्ठी कर दूंगा। लास्ट टाइम हमारा एमसीक्यू का अलग वॉल्यूम होता था क्योंकि पूरा बिजनेस लॉ होता था, खाली ये एम लॉ, इसको एम लॉ कहते हैं जो पोर्शन अब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आईकेप ने इसका रिवाइज नाम बी लॉ ही रखा है। तो ये जो अब हम रिवाइज बी लॉ पढ़ रहे हैं, ये इसके एमसीक्यूज, इसके पास पेपर्स, इस सब पे बात करेंगे। अभी मजीद थोड़ी सी और बातें होंगी पेपर के पैटर्न के हवाले से और बहुत सारी चीजें। मतलब आज असूलन आइडियल टाइम नहीं है इस पेपर की ओरिएंटेशन का, कम से कम 1.5 हफ्ते बाद आइडियल टाइम होता है जब चीजें थोड़ी सी और क्लियर होती है। लेकिन जो डाटा हमारे पास है उसकी बेस पे मैं आपको एनालिसिस बता दूं और एक पैटर्न बता दूं कि क्या है और किस तरह से। तो इसमें ये वाली बुक जो है मोस्ट प्रोबेबली मिड अक्टूबर, मोस्ट प्रोबेबली। अगेन ये भी अभी डाउट है, ये काफी ज्यादा रिलेट कर रहा है आईकेप की किताब अपलोडिंग से। मेरे ख्याल में 10 काफी आगे हो सकता है, इस वीक में ही किसी टाइम पे अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर वो लेट भी कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उस ड्राफ्ट किताब की बेस पे किताब प्रिंटिंग में भेज दूं और उसके बाद सारी किताबें ही खराब हो जाएं जब आईकेप सिलेबस में या कंटेंट में चेंजेस करें। तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ेंगे यूजिंग स्लाइड्स, और मैं आप लोगों को सारे स्लाइड्स और वो चैप्टर जो अभी तक आईकेप ने फाइनल किए हुए हैं, यानी कि जो मेरे पास ड्राफ्ट वर्जन है उसका मैं चैप्टर आप लोगों से शेयर करूं। और फिर वेट करेंगे आईकेप ने अगर कोई चेंज कर दिया, जो कि चांसेस बड़े कम है, जो शुरू वाले पोर्शन है उसमें ना होने के बराबर चेंज किया, अगर चेंज कर दिया तो मैं आपको उसके रिवाइज हैंडआउट दे दूंगा और जो चीजें उन्होंने एड ऑन 2-3 लाइनें ऐड की हैं, 4-5 पैरा ऐड किए हैं, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। और क्या होता है ओरिएंटेशन में? टीचर का इंट्रोडक्शन भी होता है, मेरे ख्याल में वो आप लोगों को पता है। मजदूर सा जज्बाती सा टीचर नहीं पता तो दोस्तों से पूछ लें, मतलब ये पता ही नहीं, एडमिशन लेके बैठे हुए, मतलब टीचर की तहकीक ही नहीं की और एडमिशन ले लिया आपने कि स्कैन वाले हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। नाम सुन के एडमिशन ले लिया, नाम सुन के एडमिशन ले लिया, नाम तो छोटा सा मतलब बहुत बड़ा सा नाम थोड़ी है। आतिफ आती, असल नाम तो सैयद आतिफ हसन आती, इतना बड़ा नाम तो लिखते नहीं कि बच्चे कहेंगे बड़ा नाम है टीचर का, छोटा सा नाम है टीचर का। ओह ठीक है जी, तो बस यही है कि गुजारा से ही कोशिश कर रहे होते हैं। ऑथर हूँ, अब तक तकरीबन 10,000 से ज्यादा सफ़ों की किताबें लिख चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैफ लेवल पे, सीफैप लेवल पे जो मेरा ज्यादा काम है वो सीफैप लेवल पे है, जो फाइनल लेवल है। वहाँ पे कॉर्पोरेट लॉज, वहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट, वहाँ पे ऑडिट। यहाँ कैफ लेवल पे अभी जो फिजिकल दुनिया है, यहाँ पे लॉ के पेपर, ऑडिट का पेपर। अगले सेशन में एमएफए जवाद साहब के साथ कनेक्ट करके मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंस का पोर्शन उनके जिम्मे, बीएम का पोर्शन मेरे जिम्मे, और ये चीजें इस वक्त कैफ में चल रही है। एक और पेपर से बड़ी मोहब्बत है मुझे, कॉलेज वाले पढ़ाने नहीं देते, कॉस्ट अकाउंटिंग है, लेकिन वो खैर जब बीएम जा रहा था तो मुझे एक ना एक तो अच्छा मजे का सब्जेक्ट पकड़ना था, सारी खुश सब्जेक्ट है मेरे, लॉ, ऑडिट, एक और लॉ,
तो एक आध इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, लेकिन ऑलरेडी कॉलेज में तगड़े टीचर्स मौजूद हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 2-2, 3-3 टीचर्स कॉस्ट में मौजूद हैं। तो ऐसे में मतलब फिर हमने सुकून किया, हमने कहा चलो रेस्ट कर लेते हैं, हमने वो पेपर ऑनलाइन में डाल दिया। और ये एक ओवरऑल कैफ का वो है। बाकी सीए फाइनल का प्रिंसिपल हूँ स्कैंस में, सीए फाइनल की जो सारी टीम है उसको लीड कर रहा हूँ। ये इस कैंपस और दूसरे कैंपस में विजिटिंग के तौर पे आके पढ़ाता हूँ। मेरा जो असल कैंपस है वो ब्लू बिल्डिंग आपने देखी है, जहाँ से आप गुमराह के सीए में एडमिशन लेते हैं, वहाँ बेसमेंट में हमारा सीए फाइनल का एरिया है। तो मैं नॉर्मली वहाँ पे होता हूँ और थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में कुछ बाकी हल्का फुल्का ऑनलाइन में भी कुछ ना कुछ पढ़ा लेते हैं, उसका तो जिक्र नहीं कर सकते इस वक्त हम यहाँ पे। डन। और शरीफ आदमी हूँ, ये तो मैं बताना भूल गया, शुरू में बताया, दोबारा बता रहा हूँ, शरीफ आदमी हूँ, मुख्तलिफ इल्जामात लगते रहते हैं। ठीक है, जिनको पता है वो दूसरों को समझा देंगे, पता नहीं एकदम से जो है ना उन्होंने ये दूर से गुजर रहा है, इसको पकड़ के शामिल कर लेते हैं बीच में। इतनी मार्केटिंग करती ना उस एग्जाम में बैठे बैठाए। सिलेबस आउटलाइन कैफ 4 नया वाला बिजनेस लॉ, पुराने जमाने में इसको एम लॉ कहा जाता था। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम 5 से 8 नंबर का वेटेज एरिया है। यहाँ टीचिंग आवर्स लिखा है गुमराह करने के लिए। असल में आईकैप को कुछ आवर्स डिफाइन करने पड़े, क्योंकि कराची में कई दफा 300-300 आवर्स की क्लासेस हो गई होती है एक ही सब्जेक्ट की, और कुछ जगह कुछ टीचर्स 40 आवर्स में भी सिलेबस खत्म करा रहे होते हैं। तो आईकैप ने कहा कि नहीं है, इसमें कम से कम डिफाइन कर देते हैं। तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि 110 से 130 आवर्स होने चाहिए सब्जेक्ट के, जो आईकैप को लगता है उससे मुनासिब है। 130 से ऊपर जाना भी जुल्म है और 110 से नीचे जाना भी जुल्म है, ये आईकैप का मानना है। हमारे कितने आवर्स हैं? हमारे पास तकरीबन 96 लेक्चर्स हैं 1.25 घंटे के, काफी हो जाएगा। इतनी तो मैथ आपकी बेहतर होगी। हाँ जी, कितने बंदे हैं? ठीक है, अंदाजा लगा रहे हैं, इतने से ऊपर होते हैं। जैसे अगर ये 100 होता और उसमें पहिया ऐड करते तो 25 हो जाता, पीछे 4 का पहिया माइनस करते 24, तो यानी कि 96 से ऊपर 24 लेक्चर। 120 भाई ने कहा कि 120 आवर्स में हमारी गेम खत्म हो जाती है। 120 ज्यादा हो जाते हैं, मजा तो नहीं होगा। इतना पढ़ेंगे तो क्या होगा? आप लोग तो ऑलरेडी FR1 का इतना तूफानी बैच पढ़ रहे हैं, कोई तो हो जो हेल्प करे। सर ये इतना बड़ा पेपर नहीं है। अगेन ये आईकैप ने आर्स उठाए हैं बड़े वाले बिजनेस लॉ में, ये उसके आर्स होते थे और उसको स्प्रेड कर दिया इन टॉपिक्स के ऊपर। ये जितने आर्स लिखे हैं ना, इतने सफे नहीं है इसके। तो इस वक्त सीए कैफ लेवल के 2 पेपर जो सबसे छोटे हैं वो कंपनी लॉ नंबर 1 पे सबसे छोटा होने में, और नंबर 2 पे बिजनेस। फिर हम तीसरे नंबर पे जाएंगे तो टैक्स की बारी आएगी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर अकाउंटिंग और ऑडिट वगैरह के नाम आएगा। पुराने जमाने में एम लॉ का पोर्शन होता था 50 नंबर का, बच्चे जितना उस वक्त पढ़ते थे अभी उतना ही पढ़ेंगे 100 नंबर। आप कहेंगे नहीं नहीं सर मैंने तो इंटरनेट पे देखा इसमें चीजें ऐड हुई हैं, वो डॉक्यूमेंट भी मेरा ही सर्कुलेट हुआ था कि ये चीजें ऐड हुई हैं, लेकिन उसमें ये भी लिखा था कि सम डिलीशंस आल्सो, और डिलीशंस का रेफरेंस नहीं था। छोटे छोटे एरिया में से कुछ चीजें डिलीट भी हुई हैं। तो आपके इन 3 पेपर्स में सबसे लाइट पेपर ये वाला हो। अभी इसके ऊपर हम स्ट्रेटेजी की भी बात करते हैं कि आपने क्या करना है और किस तरह से चीजों को लेकर चलना है। तो इसलिए मैंने कहा ये टीचिंग आवर्स को फिलहाल इग्नोर करते हैं, ये इन्होंने जज्बाती होकर अपनी मेन बिजनेस लॉ वाले टीचिंग आवर्स बता दिए। हम राइट पे फोकस करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम 5-8 नंबर। ये चैप्टर 1 जो आईकैप ने ड्राफ्ट बुक में प्लान किया है वो है इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम। 7 से 8 सफे का वो चैप्टर है और 5 से 8 नंबर की इसकी वेटेज है। पास्ट में आईकैप ऑन एवरेज 5 नंबर का सवाल यहां से पूछा करता था जब ये पेपर 50 नंबर का होता था। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स 20 से 25 मार्क्स। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये वो चैप्टर्स हैं जो उस किताब के हैं जो भी आपके सामने नहीं है। ये ड्राफ्ट किताब के चैप्टर्स हैं, और हो सकता है जब फाइनल वर्जन किताब का है तो इनमें से 2-3 चैप्टर्स मर्ज कर दें, एक आध चैप्टर को मजीद स्प्लिट कर दें। तो इस वक्त तक हम जो बात कर रहे हैं ये वो डाटा है जो हम टीचर्स के पास ड्राफ्ट फॉर्म में आया और जिस डाटा की बुक को शेयर करना पब्लिकली मना है।
तो इसलिए सिर्फ चैप्टर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर के कंटेंट जो है वो अभी मैं आपसे पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता जब तक आईकैप ऑफिशियली किताब को अवेलेबल नहीं कर देता। क्लियर? देन 25 से 30 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का परफॉर्मेंस का एरिया, जिसके अंदर अगेन मुख्तलिफ चैप्टर्स आ जाते हैं। फिर अदर लॉस 35 से 52 नंबर, बड़ा खुला एरिया इन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा जी इसमें खेलते रहें। मजे की बात है कि यहां तक ये जो चैप्टर 11 से 15 तक है ये पहले सिलेबस में हुआ करता था, नए चैप्टर्स ऐड किए हैं, चैप्टर 16, 17 और 18। इसमें 2 लॉ हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का। इसमें भी 2 लॉ हैं, डेटा प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। नीचे वाले में भी 2 लॉज हैं, कंपटीशन एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट। तो टेक्निकली 6 लॉ यहाँ पे, 6 लॉज ये अदर बिजनेस लॉ में, और इधर से नेगोशिएबल और पार्टनरशिप मिलाएं तो ये 8 बन जाएंगे। 8 लॉज इस एरिया में, इस टोटल में मिला के 1 लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये 1 लॉ है जिसका आपकी वेटेज 45 से 55% है, यानी आपका आधा पेपर 1 लॉ है। और वो जो 50 नंबर का पोर्शन है उसमें बकाया तकरीबन जो हाफ है उसमें 8 लॉज है, वो 8 बहुत बड़े नहीं है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग 3 सफे का लॉ, इलेक्ट्रॉनिक 2 सफे का लॉ, डेटा प्रोटेक्शन 3 सफे का, 2 सफे का, 3 सफे का, 3 सफे का टोटल। तो पेपर पास करना बड़ा मजेदार हो गया है, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी होता था, पार्टनरशिप भी होता था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी होता था, इंट्रोडक्शन भी होता था, और ये सब मिला के 50 नंबर के होते थे। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आप छोटे छोटे से लॉस कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये सब नए आए हैं, तो उन्होंने आई बिलीव 25 से 30 नंबर का पोर्शन यहाँ से देना। नंबर होगा 25 से 30 नंबर, और सफे होंगे मुश्किल से 13-14। जैकपॉट लगने लगा। जब भी नई स्कीम आती है ना, आईकैप से एक आध बोंगी लग जाती है। उन्हें जब तक एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया है, तब तक अच्छी खासी दुनिया पास कर देगी। 2014 में ऑटम में पहली दफा स्कीम आई थी, 2013 की एजुकेशन स्कीम। उस वक्त टेक्स्ट के पेपर में इन्होंने गलती से एक एरिया, इस वक्त आप लोग करंटली जो पहले 3 चैप्टर देखते हैं ना टेक्स्ट के, बड़े बेसिक्स से होते हैं, 8-8, 7-7 सफे के इस तरह से, या 10 सफे के गालबन, शायद 10-10 सफे के, वो 3 चैप्टर्स मिला के आईकैप ने उसको गलती से कह दिया 30% वेटेज, तीनों की 10-10% वेटेज दे दी, जो अब मिला के 10% वेटेज है जिसकी। करंट सिलेबस का मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि उसकी 10% वेटेज। तो उस वक्त नई स्कीम आई थी, उन्हें समझ नहीं आई, उन्होंने तीनों चैप्टर के 10-10% लगा दिए। वही बात है कि नंबर ज्यादा थे और सफे कम थे। तो सब स्टूडेंट से मैंने कहा था आईकैप से जो है ना वो बोंगी लग गई है, और आप एक अटेम्प्ट तक तो ये चेंज नहीं करेंगे, जब अगली दफा रिवाइज सिलेबस आएगा तो थोड़ा सोचेंगे इसको। तो उस अटेम्प्ट में टेक्स्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो अभी आईकैप को समझ नहीं आई उन्होंने किया क्या है, सिलेबस डाले किताब में और सोचा कि बड़ा हैवी होगा, जिनसे किताब बनवाई उन्होंने 3-3 सफे का इंट्रोडक्शन डाल दिया। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा किताब का फाइनल वर्जन सामने आ जाए, कि थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाए, और अगर वाकई ये 2-2, 3-3 सफे पर तो शुगर लगने वाला है, फिर तो उसको घोल के पी लेंगे। फिर तो इस पोर्शन से तो मैं कहता हूँ 15 सफे में या 13-14 सफे में अगर 25 नंबर आपको मिल जाए तो फिर तो आग लगा देंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो दुआ करना है कि हमारा जो है वो मामला इजी हो जाए। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इन्होंने, मेरा ख्याल था कि जब इसको करेंगे 50-55 नंबर का तो इसको बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 चैप्टर जो बड़े होते थे उसको छोटा कर दिया। मेरे ख्याल में उन्हें पता है कि इन बच्चों ने एफएससी नहीं दिया। तो कैफ 4 काफी रिलैक्स हो गया। आप सोचें कैफ 7 क्या होगा, जो मैं मान रहा हूँ कि इससे छोटा पेपर है। वो बहुत ही शुगल कर दिया उसको। तो वो तो मतलब मैं इनसे कह रहा था कि यार प्री रिजल्ट तक मैं पढ़ाता हूँ, पोस्ट रिजल्ट तक खत्म हो जाएगा, पोस्ट रिजल्ट में दोबारा उस टाइम पे बैच दे देंगे। मतलब वो तो इतना मासूम सा बन गया, मैं उसे जबरदस्ती खींच रहा हूँ। वो जितना पोर्शन है उतना हम 7 दिन में पढ़ते हैं सीए पानी में। अब सोचे मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। खैर, और कह रहे हैं वो सीनियर पेपर है कैफ 7, ग्रुप बी का पेपर। उन्होंने सोचा होगा ग्रुप बी में सारे ही तगड़े हैं, कम से कम एक तो जरा थोड़ा सा हौसला देने वाला। तो खैर ये मामला है, यहां तक बातें क्लियर है।
अब आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम बीएम का पेपर दिया हो और खुदा ना खास्ता उन पे एमएफ अप्लाई कर दिया, तो असूलन उनको एमएफए नहीं उठाना चाहिए जब तक कॉस्ट आप ना दें। कॉस्ट की बेस बनाएंगे फिर आप एमएफए की तरफ जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि हो सकता है रिजल्ट पे आप सोचें कि चलो ठीक है, पीछे से खुदा ना खास्ता एक आध पेपर रह गया, अब एक काम करता हूँ फास्ट ट्रैक में पोस्ट रिजल्ट में उठाता हूँ, तो आप सीरो पोस्ट रिजल्ट में उठा सकते हैं। या आप में से कुछ लोग जो अभी से वो 11 बजे वाले बैच को प्लान कर रहे हैं, वो भी कम में जा सकते हैं। तो सीलो सिर्फ वो बच्चा चूज कर सकता है जिसने कम से कम एक दफा कैफ का कभी पेपर दिया हो, कभी भी पास्ट। हमारी ख्वाहिश थी आप सब कम लॉ पढ़े, लेकिन अगेन जो बच्चे पीछे से आ रहे थे वो बेचारे फंस रहे थे। तो फिर हमने इस बैच को मजबूरन बिजनेस लॉ कर दिया। बच्चों की भी डिमांड थी, हमने कहा ठीक है जी आपकी डिमांड पूरी हो गई, और कमती लॉ को एक नॉन फेमस टाइम पे दोपहर 2 बजे कर दिया, और वो क्लैश में FR1 के साथ। तभी उनसे पूछता हूँ, शायद हो सकता है 4-5 बच्चे उधर भी आ गए हो, जज्बाती हो गए कि नहीं हमने लॉ पढ़ना जी। सिलेबस आउटलाइन समझ आई? कहानी बड़ी मजेदार है। बिजनेस लॉ के साथ इश्यूज क्या हैं इस पेपर? असल में ये पेपर मैंने उस वक्त भी पढ़ाया था जब ये अकेला होता था, फिर पिछले कई साल उस पैटर्न पे भी पढ़ाया जब ये इकट्ठे था, और अब दोबारा जब ये अकेला होने लगा तो मैं उसको भी पढ़ाने लगा हूं। तो मैं इस वक्त मेन इश्यूज दोनों जमाने के आपको बताने लगा हूं। ज्यादा फोकस होगा मेरा अकेले बिजनेस लॉ के पेपर के ऊपर। बिजनेस लॉ के मेन इश्यूज क्या है? कंसिडरिंग इट एन इजी गेम। अभी थोड़ी पहले मैंने जो बातें की हैं, हो सकता है वो रिकॉर्ड करें और फेसबुक पे जाके जगह जगह चला दें और कहें आदि साहब ने कहा ये इजी हो गया, जबरदस्त, बगैर पढ़े पास हो जाएगा। क्योंकि इतना तो टीचर ने नहीं कहा होता जितना आगे उसमें मसाले ऐड कर दिए जाते हैं। तो आसान है, इन दो की निस्बत आसान है जो आप इसके अलावा 2 पेपर उठा रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं। आईकेट का एक पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, इसका एक इज्जत एहतराम आईकेट की नजर में है बहरहाल। तो मेन इशू बिजनेस लॉ के साथ अब जो आया करेगा, लोग इसको शुगल में लेंगे, जैसे आईटी के पेपर को शुगल में लेते लेते और वो पेपर फेल हो जाता। तो इसके बारे में लिखता हूँ, अल्लाह करे मेरा स्टाइलिस्ट मुझे सपोर्ट करे। इतना आसान नहीं, मुझे लग रहा था कि आज इसमें मैग्नेटिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कोई बात, ये देखिए ना, ये खुद ही बुद्धि से लहरा रहा है। आज डिवाइस भी डिफरेंट वाली है, अच्छी वाली डिवाइस जो है वो कल लगेगी। मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, मुस्तकिल मिजाजी तो जरूरी है। फर्ज करेंगे इतना लिखा हुआ है, इतना आसान है, ये इतनी खराब नहीं है। इस वक्त मैग्नेट प्रॉब्लम कर रहा है कि फेल हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिजनेस लॉ कितना आसान है, तो आपने कहना है इतना आसान है कि फेल हो जाता है, आराम से फेल हो जाता है, बगैर पढ़े फेल हो जाता है। क्योंकि बगैर पढ़े पास हो जाता है कोई भी नहीं कह सकता। तो बस आसान है, लेकिन जब दिल में आए कि ये इतना आसान है या नहीं है, तो आपने आगे वाली स्लाइड देख लेनी है जो आपको हैंडआउट मिल जाएंगे। दैट इज इतना आसान है कि फेल हो जाता है। तो बी लॉ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि जब लोग इसे बाकी 2 के मुकाबले कंपेयर करेंगे, वो हाँ यार तो शुगर, तो ये इतना शुगल नहीं है। ये बहरहाल 100 नंबर का पेपर है, और किसी भी दिन पेपर में अगर आप कैफ 4 में पास हो जाते हैं तो आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी कि आपसे पूछा भी कितने पेपर पास हुए, तो आपके यार 3 में से 2 हुए हैं, एक तो FR1 पास हुआ है, दूसरा यार मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ बिजनेस लॉ पास हो गया। इसने पास होगी भी आपको उतनी ही क्रेडिट देने हैं जितने FR1 के पेपर। तो ये उतना ही जरूरी है, और खासतौर पे जो बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं, FC से आ रहे हैं, ये भी उन 2 पेपर्स में बहरहाल काउंट होगा जो कम से कम पास करने से आपका ग्रुप भी ओपन हो सकता है। नए बच्चे जो आ रहे हैं उनका ग्रुप बी अभी ओपन नहीं है, जिन्होंने कैफ का कोई पेपर नहीं दिया हुआ उनके लिए ग्रुप ए की रिस्ट्रिक्शन है, वो ग्रुप ए में रहेंगे। रिटेंशन का मसला, लॉ का पेपर है ना, भूल जाता है, इतना याद नहीं रहता, दिमाग में नहीं समाता, जितनी मर्जी कोशिश करें स्किप हो जाता है। तो इसमें शॉर्ट नोट्स, हैंडआउट्स और वो सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। इसमें नॉर्मली मैं कहता हूं कि यहाँ एक रजिस्टर की अप्रोच होनी चाहिए। रजिस्टर, इंग्लिश सही लिख रहा है, उस साइड पे स्क्रीन का ही मसला था। यहाँ लिखो इतना, हाँ देखा यहाँ सही लिखा है, आसान, हाँ सही है, ऊपरी मसला था। रजिस्टर, ये रजिस्टर क्या है?
आपने किसी बुक शॉप पे जाके उसे कहना है कि यार मुझे रजिस्टर दिखाओ, अकाउंटिंग वाला नहीं, जरा मासूम सा ऐसा रजिस्टर जिसमें ज्यादा से ज्यादा 100 सफे, वो आपको रजिस्टर दे, पतला सा मासूम सा रजिस्टर होगा। डेली जो हम पढ़ रहे हैं, जो नोट्स या किताब आपके पास होगी, आपने उसको एज इट इज देख के छाप लेना है अपने रजिस्टर में, नीट एंड क्लीन करके। उसके बाद ना मेरे नोट से पढ़ना है, ना किताब से पढ़ना है, ना आईकेएप की किताब से पढ़ना है, जब दोहराना है अपने हाथ के रजिस्टर से दोहराना है। मुश्किल से 100 सफे का आपका रजिस्टर, 100 सफे खत्म बाद में होंगे, सिलेबस पहले खत्म हो जाएगा। उस शॉर्ट रजिस्टर से याद किया करना है। जब अपने लिखे हुए को याद करते हैं तो ये भी याद होता है कि पेज के कौन से कोने पे इंक फैली हुई थी, ये भी याद होता है कि पेज कहाँ से मुड़ा हुआ था। अपने अपने लिखे हुए की याददाश्त सबसे अच्छी होती है। तो इस पेपर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो रिटेंशन का आता है, लोगों को याद नहीं रहता पेपर। तो ऐसे में अपने रजिस्टर पे लिखें, नीट एंड क्लीन करके लिखें, वही लिखें जो क्लास में डिस्कस हुआ, तो उससे आपका बड़ा जबरदस्त काम होगा। वीकेंड पे एक दफा बैठना है, एक दिन बैठना है और आपने पूरे वीक में जो कुछ हुआ है एक दफा उसको लिख लेना है। मुश्किल से 2-2.5 घंटे की एक्टिविटी है एक दफा, एक वीक में हम इतना पढ़ेंगे ही नहीं। डन। हाउ टू अटेम्प्ट आईकेप क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिजनेस लॉ में ये होता है कि इसमें छोटे छोटे से सिनेरियो, केस स्टडीज आ जाते हैं और लोगों को उनको अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आता। आईकेप ने भी काफी कोशिश की है, मैं भी आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। इस वक्त हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम अपनी क्लासेस के थ्रू कर रहे होंगे। फिर एएफसी या पीआरसी, वॉट एवर द केस में भी, स्टूडेंट जब एएफसी लेवल से आगे आता है तो वो इतना गैर सीरियस होता है कि उसका वैसे ही पढ़ने का दिल नहीं करता। ऊपर से उसने सुना हुआ होता है, उसने समझा हुआ होता है कि पढ़ने वाला एक आध सब्जेक्ट होता है, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ तो बस शुगल करना होता है। क्योंकि पीछे भी आप लोग क्यूएम को बहुत ज्यादा अकीदत और एहतराम से पढ़ते थे, और बीसी वगैरह टाइप के सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाते थे। आईटी शायद आप लोग पढ़ लेते थे 2-2.5 हफ्ते, उसने तो इतना भी नहीं पढ़ा। तो यहाँ ऐसा नहीं है, कैफ में हर सब्जेक्ट पढ़ने वाला है, बगैर पढ़े यहाँ पेपर पास नहीं होता। यहाँ वो एमसीक्यूज उस तरह से नहीं होते कि तुक्के लग जाए और आपका पेपर पास हो जाए। कुछ पेपर्स में एमसीक्यूज हैं, कुछ में एमसीक्यूज नहीं है। अभी लॉ के ऊपर भी बात करते हैं। तो एएफसी और पीआरसी से आने वाला जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है, बेसिकली यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि वो बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं कवर कर पाता। शॉर्टकट सिलेक्टेड स्टडी, जैसे पीछे वाले पेज पे आपने एनालिसिस देखा तो बहुत सारे लोगों के दिल में ख्याल आ रहा था, हाँ इतने कर लूंगा, इतने छोड़ दूंगा चैप्टर। ये वाला मजाक नहीं करना। जब पेपर छोटा है तो फिर उसमें छोड़ना कुछ नहीं। जब पेपर छोटा है तो इस चीज का फायदा उठाना है, अच्छी तरह से तैयार करना और पेपर पास करना है। क्लियर? एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ वर्ड ओल्ड पे शायर ने बहुत जोर दिया है। आज से पहले बिजनेस लॉ का पेपर इस तरह से आया करता था कि 30 नंबर के एमसीक्यूज होते थे, 70 नंबर की थ्योरी वाले सवाल होते थे। आज से पहले पेपर का ये पैटर्न हुआ करता था। आईकेएप ने सैंपल पेपर अपलोड करने हैं वेबसाइट पे इन्हीं दिनों। जैसे ही सैंपल पेपर अपलोड होगा हमें ये कंफर्म पता लग जाएगा कि क्या अभी भी वो 30 एमसीक्यूज और 70 थ्योरी पे चल रहे हैं। क्या एमसीक्यू पेपर में होंगे या नहीं होंगे, ये तो नजर आ रहा है कि होंगे, क्योंकि जो उन्होंने ड्राफ्ट किताबें हमें भेजी हैं हर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस के एमसीक्यू। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई है कि पेपर में एमसीक्यूज तो वो प्लान कर रहे हैं। अब क्या वो 30 और 70 नंबर के लिए प्लान कर रहे हैं या कुछ और प्लानिंग है, वो जब मॉडल पेपर सामने आएगा तब पता लगेगा। तो 30 एमसीक्यूज और 70 सब्जेक्टिव टाइप, उसमें 40% नॉलेज बेस्ड और 60% एप्लीकेशन बेस्ड। यानी कि जो एमसीक्यूज हैं वो तो ज्यादातर लोग उसको क्रैमिंग काउंट करते हैं ज्यादातर। जो 70 नंबर की थ्योरी है इसका 40% और इसका 60%, इसका 40% कितना होगा 28 और 60% 42। ये है क्रैमिंग वाले सवाल। इसके लिए जो मुहज्जब विदेशी जबान का लफ्ज है वो है नॉलेज बेस्ड, जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, रट्टे वाले सवाल, रट्टे वाला टॉपिक, रट्टे वाला सब्जेक्ट। तो जो नॉलेज बेस है ये रट्टे वाली चीज। इसका मतलब ये है कि 40% ऑफ दैट 70 यानी कि 28 नंबर का पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होगा कि लिस्ट डाउन दिस, बताएं ये क्या होता है, जो किताब में एज इट इज लिखा होगा, जो आप लोगों ने याद किया हुआ होगा। और 42 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें केस स्टडीज सॉल्व हो रहे होंगे।
आप इसे केस स्टडी कह सकते हैं, आप इसे सिनेरियो कह सकते हैं, आप इसे लॉजिकल सवाल कह सकते हैं। ऐसे सवाल जिसमें लॉजिक होती है, आपने सवाल को देखना होता है और सवाल को देखने के बाद उसके जवाब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस चीज की हमारी एक बड़ी सफिशिएंट प्रैक्टिस रहेगी और हम टेस्टिंग में इसको साथ साथ कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक बात समझ आई? वर्ड ओल्ड को मैं फिर से हाईलाइट कर दूं, मैंने हरगिज ये नहीं बताया कि इस वक्त 30 नंबर एमसीक्यूज हैं और 70 नंबर थ्योरी है। मैंने आपको बताया है कि अभी तक ऐसा हुआ करता था, अभी तक नया पैटर्न आईकेएफ ने कम्युनिकेट नहीं किया। वी स्ट्रांगली बिलीव, नॉट 100%, स्ट्रांगली इज लाइक 70 to 80% वी बिलीव कि चीजें ऐसी हो, हमें ऐसा लगता है। इंशाल्लाह ताला चीजें ऐसी होंगी, लेकिन जब आईकेएफ अनाउंस करेगा तो फिर वो एक डिफरेंट बात होगी। तो जिस वक्त अनाउंस करेगा मैं अगले ही दिन आपको बता दूंगा कि अभी ये नई अनाउंसमेंट आ गई है, अब इस तरह से पैटर्न। तो आज इस स्लाइड पे हम अभी डाउट में थोड़ा डन। एग्जामिनर कमेंट, अब क्योंकि ये पेपर बड़े अरसे से था ही नहीं, तो एग्जामिनर कमेंट होते थे पुराने। तो जरा पुराने कमेंट्स, जब पेपर कंबाइन होता था, जब बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ दोनों मर्ज होते थे, बिजनेस लॉ का पुराना नाम होता था कंपनी लॉ, एम लॉ, मर्केंटाइल लॉ, जिसको अब हम बिजनेस लॉ कह रहे हैं। इसको आईकेएफ कहा करता था मर्केंटाइल लॉ, और कंपनी लॉ को कंपनी लॉ कहता था, और इन दोनों को मिला के क्या कहता था? बिजनेस लॉ। तो जो पुराना बिजनेस लॉ है जिसमें दोनों पेपर होते थे, उसके एग्जामिनर कमेंट आपसे शेयर करता हूँ, आपने देखना इस पेपर के साथ होती क्या थी। एग्जामिनर ने कहा इस दफा सिर्फ 19.88% बच्चे, ये ऑटम 2017 की बात कर रहा हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे की अटेम्प्ट करूंगा, 19.88% बच्चे पास हुए, जबकि पिछली दफा 25% पास हुए थे। कितना बुरा हो गया, यानी उससे पिछली अटेम्प्ट में 50% रिजल्ट आया होगा और इस वाली अटेम्प्ट में 19.88% रिजल्ट आया, तो आईकेएफ का रिजल्ट गिर गया। फॉलोइंग द प्रीवियस ट्रेंड, जैसा कि हमने हमेशा देखा है, परफॉर्मेंस इन मर्केंटाइल लॉ पोर्शन रिमेन मच बिलो द स्टैंडर्ड अचीव इन कंपनी लॉ पोर्शन। बच्चों को उसको भी पता होता था कैमलो और सीलो में से आसान सीलो है, सीलो को टिका के याद कर लेते थे, उसमें से सवाल भी थोड़े रट्टा बेस ज्यादा आया करते थे, बच्चे वो बहुत अच्छा करते थे, और एम लॉ के अक्सर चैप्टर छोड़ के चले जाते थे, जिसपे आईकेएफ को बहुत दुख चढ़ता था। तो आईकेएफ ने कहा कि बच्चे एम लॉ में हल्का परफॉर्म कर रहे हैं सी लॉ की निस्बत। और अगर यही कमेंट बार बार रिपीट होता नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि लोग इस पोर्शन में कॉमनली अच्छी तैयारी के साथ नहीं आते थे। तो आईकेएफ को बड़ा दुख था, आईकेएफ ने पेपर स्प्लिट कर दिया। और अब अगर किसी ने गंदा परफॉर्म किया तो फिर आईकेएफ को दुख के साथ साथ गुस्सा भी आएगा। तो इसका मतलब है कि अब आईकेएफ लेवल ऑफ पेपर थोड़ा सा तगड़ा तो रखने की कोशिश करेगा। तो पेपर पढ़ने में आसान है, लेकिन आईकेएफ में एग्जाम देते वक्त उसको आसानी होगी जिसने साथ साथ टेस्ट दिए होंगे, जिसने रिटर्न प्रैक्टिस की होगी, जिसने चीजें याद की होंगी। तो सब्जेक्ट छोटा है, लेकिन पास होना शायद इतना आसान नहीं है। पास होना उतना ही मुश्किल है जितना किसी बड़े पेपर में। पढ़ना आसान है, कंप्रीहेंड करना आसान है, तो अगर आपने इसको बहुत आसान लिया तो बस फिर ये फर्क हो जाएगा। मेन रीजन फेलियर की लैक ऑफ नॉलेज था, बच्चों को पता ही नहीं था कि क्या है। फेलियर टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। उन्होंने कहा हम सिचुएशन में सवाल में इशू देते थे और बच्चे उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखते ही नहीं थे। तो तीन दुख नजर आए। उन्होंने कहा एम लॉ हल्का और सी लॉ अच्छा चल रहा है, दूसरा बच्चों की तैयारी सही नहीं है, और तीसरा सिचुएशन बेस्ड सवालों में बच्चे परेशान हो गए। ये बहुत कॉमन इशू है, इससे हमने लड़ना है, सबसे ज्यादा बिजनेस लॉ में लड़ना है, क्योंकि बिजनेस लॉ में ही सिनेरियो ज्यादा आते हैं। इससे अगली अटेम्प्ट जब आई तो आईकेएफ ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी इस पेपर में ऑलमोस्ट सेम थी पिछली दफा जैसे ही, और पासिंग परसेंटेज 18% पे रही। पिछली 20% के आसपास थी, 18 पे चली गई। जब ये कंबाइंड पेपर होता था तो सोचें क्या होता था। प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए परफॉर्मेंस इन कंपनी लॉ सेक्शन वाज मच बेटर देन एम लॉ। इस अटेम्प्ट में भी आईकेएफ यही हो रहा था कि बच्चे एम लॉ में तैयारी कम कर रहे हैं और सी लॉ में ज्यादा। वन ऑफ द प्राइम रीजन लो परफॉर्मेंस की एक तो सिलेक्टिव स्टडी है, दूसरा थ्योरेटिकल नॉलेज सिनेरियो बेस्ड सवाल पे नहीं लगा पा रहे। वही मसला है, इस दफा सिलेक्टिव स्टडी आ गया, लास्ट टाइम उन्होंने कहा था नॉलेज सही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ था, अगली अटेम्प्ट में आईकेएफ ने कहा लो जी इस दफा तो रिजल्ट 13.5% पे चला गया। 13.5%, यानी कितने फेल हुए होंगे? 86.5%। 13.5% का कितने गुना होता है 86.5? अगर 86.5 को डिवाइड करें 13.5 पे, है कोई कैलकुलेटर किसी के पास मोबाइल पे?
6.40, 6.5 गुना ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। पास होने वालों की निस्बत फेल होने वालों की तादाद मोर देन 6 टाइम्स है। यानी इस क्लास के हिसाब से शुरू की 2.5 रोज, जरूरी नहीं कि शुरू वाले हो, कल पता लगे सारे लोग आगे वाली रोज में बैठे हुए हो। कहने का मतलब है कि अगर मैं कमरे के साइज के हिसाब से बात करूं तो बड़ी छोटी तादाद है। तो ये पेपर बड़ा जालिम होता था और आईकेएप ने नई स्कीम जब 2013 में आई थी तो एक तजर्बा किया था 2 पेपर जोड़ने का, और 6-7 साल बाद बच्चे जब अवाजार हो गए, बच्चे तबाह हो गए, रुल गए, बर्बाद हो गए, तो उन्होंने सोचा नहीं तजर्बा नहीं चला, वापस तोड़ देते हैं। तो ये बड़ा जालिम पेपर बन गया था, लेकिन पिछले 2-3 अटेम्प्ट पीछे ये इसमें एमसीक्यूज लेके आए, उससे इस पेपर का ट्रेंड थोड़ा सा बेहतर हो गया था पासिंग का। वरना इस पेपर ने बहुत जलील किया दुनिया को, सारा गैप हो जाता था, बिजनेस लॉ रह जाता। तो अब इंतकाम लेंगे, जितना आईकेएप ने तंग किया था अब हम आईकेएप को तंग करेंगे, इतना अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे, अल्लाह आपके इन जज्बों को आखिरी दिन तक सलामत रखे। उन्होंने कहा जी मेरी अटेम्प्ट क्या, नहीं बिजनेस लॉ में क्यों नहीं, मेरे जमाने में बिजनेस लॉ नहीं होता था, एम लॉ और सी लॉ अलग अलग होता था। कॉर्पोरेट लॉ फाइनल का मेरा हॉट फेवरेट पेपर, रटा नहीं लगता मेरे से। फिर ये रजिस्टर पे लिख लिख के रटा मारा था, वो तो बहुत बड़ा पेपर है, उसमें 38 लॉज है और वो 2-3 सफे वाले लॉज नहीं है, 150-200 सफे वाले लॉज है। खैर फाइनल में आएंगे तो फाइनल की फाइनल में देखेंगे, अभी क्यों परेशान होना है। तभी तो आपको बताया वहां 7 दिन में जितना पढ़ते थे इतना पूरा कंपनी लॉ का पोर्शन है। तो 13.5% पे क्यों परफॉर्मेंस इन कंपनी लॉ सेक्शन रिमेन डिसेंट, समझ आया? बच्चों की हमेशा से मोहब्बत सी लॉ, वो रोते रोते कह रहे हैं कि यार 13.5% पे रिजल्ट गिर गया, अभी भी समझ नहीं आ रही, सीलो में ही परफॉर्म करते जा रहे हो तुम लोग। कैंडिडेट्स आर एडवाइस कि वो इक्वल इंपॉर्टेंस है, बेचारा रो रो के कह रहा है, और ऊपर से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान से खुदा के लिए। अब जब इसमें सोचें कंपनी लॉ निकल जाएगा तो ये पोर्शन तो खत्म हो जाया करेगा, इक्वल इंपॉर्टेंस वाली लाइन भी खत्म हो जाएगी, तो फिर एक ही प्रॉब्लम रह जाएगा उनका, सिनेरियो बेस्ड सवाल। इससे पहले कि वो पहले कमेंट्स में कहें कि बच्चों ने सिनेरियो बेस पे मार खाई, हम सिनेरियो बेस की अच्छी तैयारी करें। 2009 जब से आईकेएप सॉल्यूशन दे रहा है तब से लेके अब तक के सारे पास पेपर्स के सवाल जिसमें सिनेरियो नॉलेज बेस आया आपके सिलेबस के हिसाब से, वो सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक चैप्टर करने के बाद 100% उसके पिछले 10-11 साल में जितने भी सवाल आए हैं, यानी कि 20-22 अटेम्प्ट्स में जितने भी सवाल आए हैं वो सारे आपके सामने होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आईकेएप के स्टैंडर्ड के सिनेरियो बना रहा है और हमने उसकी प्रैक्टिस कैसे की। तो वो करने के बाद आपको एहसास होगा इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन खौफ बहुत है। आगे चलते हैं। स्प्रिंग 2019 आई, उन्होंने कहा जी बेटर परफॉर्मेंस, थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस थी, लेकिन बिलो एवरेज परफॉर्मेंस की रीजन सिलेक्टिव स्टडी रहा और सिनेरियो बेस्ड सवाल रहे। हम एडवाइस करते हैं कि आप इक्वल इंपॉर्टेंस दिया करें। मजीद आगे चलते हैं, जैसी बातें चल रही हैं। ऑटम 2019 परफॉर्मेंस इन एम लॉ हैज हाउएवर रिमेन्ड अनसैटिस्फैक्टरी। उन्होंने कहा रिजल्ट तो ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज फोकस ऑन, अब समझ आया कि मैंने शुरू में आके क्यों तकरीर की थी कि हम कंपनी लॉ चाह रहे थे कि आप लोगों को कंपनी लॉ पढ़ाया जाए, लेकिन कुछ शहर के लोग भी जालिम से, कुछ सानू मरंदा शौक भी थी, तो कुछ आईकेएप ने भी ग्रुपिंग वाला रूल डाला जिससे वो जो नए वाले बच्चे हैं वो फंस गए। कुछ आप लोगों ने भी एहतजाज का मुजाहरा किया, आपने कहा जी हमें बिजनेस लॉ में एडमिशन कराया गया था, इसी लोग कहां से आ गए। तो हमने जो आपके लिए अच्छा सोचा था वो हमने उसको रिवर्स किया, हमने कहा ठीक है जी, इससे पहले कि ये सोशल मीडिया पे हमारे बारे में भी कंपेन करते हैं, बाइकआउट किसी और का करना होता है, इकट्ठे सामने वाले पार्क में होते हैं। मतलब क्यों नहीं अगले कहेंगे कि कंपेन में हमारा नाम है, हमारा कसूर, तो वो हम बिला वजह बीच में आ जाते हैं, बच्चों को वो वहां कोई खड़े नहीं होने दे रहा, तो उन्होंने कहा शेरशाह वाले पार्क में चलते हैं, तो जाहिर है फिर अगलों को यही लगना है कि शेरशाह वाले करा रहे हैं सब कुछ, शेरशाह का नाम ले देते, एक मासूम से ऑनलाइन वेंचर, वही ना, एक गरीब सा ऑनलाइन मासूम सा, बच्चे नहीं पूछने, नहीं तो आप कहेंगे मासूम नहीं है जी। ऑटम 2019 में उन्होंने कहा कि कंपनी लॉ में बच्चों ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया, हम स्टूडेंट को एडवाइस करते हैं कि सारे टॉपिक स्टडी करें। बेचारे इतनी एडवाइस दी तंग आके पेपर ही अलग कर दिया। उन्होंने कहा अब तो बी लॉ अलग हो गया ना, एम लॉ अब तो पढ़ोगे,
तो अब जो नहीं पढ़ेगा उससे कोई इधर सारा गुस्सा निकाल लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सीलो तो लोगों ने पास कर लिया, तो सीलो को गुंडों के साथ रख दिया, वो सारे जो हैवी MFA FR2 ऑडिट, वो मासूम से वहां सीलो होने का, चलो यहाँ सवाब के तौर पे जो है ना, इसको एम ही चूंगे में लोग उठा के पास कर लिया करेंगे। तो यहाँ सिलेक्टिव स्टडी से आप दूर रहें और सिनेरियो बेस्ड सवाल पे खुदा के लिए ध्यान से काम करें। एक अटेम्प्ट आगे जाती है स्प्रिंग 2020, उन्होंने कहा लो जी 23% से 28% पे चला गया। क्यों? As opposed to historical trend, a significant improvement was also witnessed in mercantile research. उन्होंने कहा शुक्र है वहां बच्चों ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया, थोड़ा सा परफॉर्म किया, कि अपने भी दिल खोल दिया, रिजल्ट 23% से 28% पे ले गए। पुअर परफॉर्मेंस कुछ सवालों में नजर आई, बच्चे सिलेक्टिव स्टडी कर रहे थे, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं थी, गलत वोकेबलरी यूज कर रहे थे, पुअर एक्सप्रेशन था, मतलब एक ही दफा उन्होंने कहा कि रिजल्ट अच्छा दिया तो सुना तो देना खरी खरी, और बच्चे नहीं समझ पा रहे थे कि सिनेरियो बेस्ड सवाल के साथ क्या करना है। इस दफा तंग आके उन्होंने कहा 1 मिनट हम बता देते हैं क्या करना है, नीचे पूरी अप्रोच देती कि भाई ऐसे किया। अगर सिचुएशन वाला सवाल है, पहले देखो उसमें फैक्ट क्या है, फिर बताओ कौन सा लॉ है, और फिर कंक्लूजन दो। ये वो 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक बता रहा हूँ। पहले वीक में जब हम पढ़ रहे होंगे और जब पहला टेस्ट आएगा तो आप कहेंगे सर वो टेस्ट कैसे देना है, कैसे करना है। मैं आपसे कहूंगा आप टेस्ट दें अपने तरीके से, फिर मैं अगले दिन आपको बताऊंगा कि आपने किस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना था। जब आप अटेम्प्ट करके टकरे मार चुके होंगे फिर आपको समझ आएगा कि एक सवाल को डील कैसे करना। तो ये 3 स्टेप अप्रोच है जो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। तो इन 3 स्टेप्स को हम हमेशा अप्लाई किया करेंगे। सिनेरियो वाले सवाल में आई कि अपने एग्जामिनर कमेंट में कह दिया कि देखो ये मसला है, देन उन्होंने कहा लो जी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई 35%। ये वो था जब एमसीक्यू आ गए थे। मेन कंट्रीब्यूटरी टुवर्ड्स इंप्रूव परफॉर्मेंस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ एमसीक्यू। उन्होंने कहा आप लोगों से तो पास हो नहीं रहा, हम ही कोशिश कर लें। पेपर में एमसीक्यू ले आए, एमसीक्यू लेके आए, रट्टे वाले बच्चों की चांदी हो गई। उन्होंने ना रट्टे मार मार के एमसीक्यू में भी थोड़ी सी लॉजिक दी, लेकिन वो मेजोरिटी रट्टा थे, बच्चों ने पेपर फड़का फड़कू दिया, रिजल्ट चला गया 35%। तो आईकेएफ को लगा ये तजर्बा अच्छा था, कम से कम बच्चे तो पास हुए। नीचे फिर वही उसी तरह के मसले, सिलेक्टिव स्टडी, इनकरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ वगैरह वगैरह। फिर उससे अगली अटेम्प्ट स्प्रिंग 2021, पिछली वाली, लेटेस्ट के तो अभी तक आए नहीं है। उन्हें कहा फिर इंप्रूवमेंट मजीद नजर आई है, क्योंकि अब 43% पे रिजल्ट चला गया। कहानी 13.5% से ग्रो करती करती 43% पे आई। अब उन्हें फिर बुरा लगा। उन्होंने कहा बच्चों को गेम समझ आ गई, सी लॉ बहुत अच्छा और एम लॉ भी थोड़ा थोड़ा सा अच्छा, पहले तो बिल्कुल नहीं करते थे। अब उन्होंने कहा नहीं, अब एम लॉ को अलग कर देते हैं, एक जरा देखते हैं बच्चे जब अलग से इससे आगे टकराएंगे तो फिर क्या होगा। तो वो इन्होंने इस पे कर दिया। इशू वही सिलेक्टिव स्टडी, एग्जामिनीज आर एडवाइज्ड दैट व्हाइल अटेम्प्टिंग द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट डिटरमाइन द कोर इशू। पहले देख तो नहीं उसमें मुद्दा क्या है। तो ये आपसे एग्जामिनर कमेंट इसलिए शेयर किए कि जो हमारा नया वाला बिजनेस लॉ का पेपर है इसकी तो अभी तक अटेम्प्ट ही कोई नहीं हुई। जब अटेम्प्ट नहीं हुई तो हमें गाइडेंस तो चाहिए ना कि आईकेएफ क्या चाहता है। मैंने आपको दिखा दिया कि आईकेएफ के प्रॉब्लम्स क्या है। उसको 2 बड़े प्रॉब्लम्स है। अगर मैं कंपनी लॉ और एम लॉ में से परफॉर्मेंस किस में बेहतर वाला इशू साइड पे कर दूं तो 2 ही प्रॉब्लम है उनके, सिलेक्टिव स्टडी और सिनेरियो बेस्ड। तो अब आपके जो चैप्टर है आपने सिलेक्टिव स्टडी की तरफ नहीं जाना और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से अगर डील कर लेना है तो एग्जामिनर को दुख ही कोई नहीं है। अक्सर बच्चे ने पेपर फेल होने के बाद टीचर के पास आके कहते हैं सर मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, मुझे बताएं मेरा क्यों फेल हुआ। अब बच्चा आगे टीचर को तो ऐसा पेपर बताता है कि टीचर की आंख में आंसू आ जाते हैं कि यार इतना लिखा है तुम जैसा फरिश्ता। पेपर के बाद पता नहीं कितनी डिस्कशन हुई होगी, कितनी दफा उसने किताब खोल के देखी होगी, टीचर को आगे ऐसे बताता है कि मैं तो 110 नंबर का पेपर किया था, इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मैं तो आउट ऑफ द वे। टीचर फिर सोचता है पता नहीं क्यों रहा होगा। तो टीचर से मत पूछे कि पेपर क्यों रहा है, उससे पूछें जो रो रो के बता रहा है अटेम्प्ट के बाद कि क्यों रहा है। ये एग्जामिनर कमेंट है। आईकेएफ की वेबसाइट पे वाहिद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो एग्जामिनर की तरफ से होता है वो एग्जामिनर कमेंट्स। पहले पेपर बनता है, फिर पेपर का सॉल्यूशन बनता है। पेपर आईकेएफ का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बनाता है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। सॉल्यूशन आईकेएफ वाले नहीं बनाते, आउटसोर्स करते हैं। आईकेएफ का अपना डिपार्टमेंट नहीं बनाता, ये आउटसोर्स करते हैं डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, उनको पैसे देते हैं, वो उनको सॉल्यूशन बना के देते हैं। तो वो सॉल्यूशन जो वेबसाइट पे आते हैं वो आईकेएफ के अपने सॉल्यूशन नहीं होते, वो उसे कहते हैं सजेस्टेड सॉल्यूशन कि देखो इस जैसा करना था। फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जिसने आपके पेपर मार्क किए होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसका नाम होता है एग्जामिनर कमेंट। इसमें ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन दिखाया है, पूरा एग्जामिनर को कमेंट पता है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ने ये मसला किया, इस सवाल में ये मेन पॉइंट था और बच्चे फलाना पॉइंट पे बहस करते रहे, इस तरह के होते हैं एग्जामिनर।
ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वेबसाइट पे। फिर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में एक और डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है मार्किंग स्कीम, कि किस किस स्टेप के कितने नंबर है, ताकि पता लग जाए। और अक्सर जब इंटर के बच्चों को पता लगता है कि बैलेंस शीट टैली होने का कोई नंबर नहीं है, तो बड़े परेशान हो जाता है, पता नहीं आप लोगों ने इंट्रो कितना पढ़ा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टैली होने का कोई नंबर नहीं। समझ आ गया? आप लोग वो बड़ा वाला बैठ लें 2.5 घंटे वाला, समझ आ गया? आप लोग इंट्रो में ना तकरीबन पढ़ा, इंट्रो सुनते ही ना चेहरे पे एकदम से एक अजनबियत सी नजर आई, ये कौन सा है? ये तो जुलाई की 14 तारीख को आखिरी दफा पढ़ा था, 15 को आ गया था ना नया वाला है। अब आपको पता लगेगा, आपने उसको पेपर छोड़ा, आपसे जो बदले लिए जाएंगे ना 2.5 घंटे के बैच में, हर दिन बैठ के आपको एहसास होगा कि उस टाइम पे आप क्यों भाग गए थे। ओवरऑल करना क्या है? ओवरऑल डेली क्लास लेनी है, सबसे जरूरी चीज, भागना नहीं है। क्लास मिस हो गई कोई बात नहीं, कैंपस इनसाइट पे अवेलेबल है। ये बैच हम लोगों ने प्योर फिजिकल देना था, मैनेजमेंट ने गलती से इसमें कोई पता नहीं कितने सारे एडमिशन कर लिए, फिर बाद में कहा जी गलती हो गई है, इस गलती को, वरना मैं चाहता कि फिजिकल में चल फिर के एक पुराने ट्रेडिशनल तरीके से आप लोगों को क्लास पढ़ाता, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे बेचारे सवाल पूछते रह जाते हैं और फिजिकल में फोकस सामने की तरफ होता है, वो बेचारे मिस हो जाते हैं। तो अब इत्तफाकन क्योंकि ये ऑनलाइन में भी चला गया, कुछ जो पुराने इन्होंने रजिस्टर कर लिए थे वो ऑनलाइन में, तो ये ऑनलाइन में भी साथ साथ अवेलेबल होगा, तो आपके कैंपस इनसाइट पे डेली इसका लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता आप क्लास तक नहीं पहुंच सके किसी वजह से, तो आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा क्लास मिस हो गई चलो यशी हो गई, नहीं, आपने शाम रात में वो जो लेक्चर हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेनी है, ताकि आप क्लास के साथ साथ चलें। डेली क्लास लेनी है, आप डेली क्लास का वादा करें, मैं थोड़ी सी रिलैक्सेशन बीच में निकाल सकता हूँ। 5 days a week क्लास, सैटरडे हमेशा ऑफ, संडे तो मतलब संडे की तरफ हम नहीं आते। 5 days a week क्लास, ताकि सैटरडे वाले दिन आप जब रजिस्टर वाली एक्टिविटी करें तो आप ये ना कहें सर आज हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, आपकी पूरी 1.25 घंटे की क्लास गायब हो गई। क्लियर? पक्का? ठीक है जी। अगली खबर अभी नहीं सुनाऊंगा, वो मैं हफ्ते बाद सुनाऊंगा आपको, जिससे आपको थोड़ी सी और खुशी हो। डेली क्लास वाली बात समझ आई? डेली क्लास वाली बात समझ आई? अदर देन क्लास, अदर देन क्लास, ये सिंबल समझ आता है? लेस देन इक्वल टू, मैंने इसीलिए पूछा था, एक आवाज आई ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आपको इस सिंबल में कभी भी परेशानी हुआ करे ना, तो सोचा करें कि हम पाकिस्तानी बड़े या अंग्रेज बड़े। हम अंग्रेजों को जरा आका मानते हैं, अंग्रेजों का साथ होता है ऐसे करके, ए ऐसे, और पाकिस्तानियों का जो उर्दू में साथ होता है वो ऐसे करके होता है। अगर आपने कभी उर्दू वाली देखी हो गिनती, तो हमारा साथ छोटा होता है, उनका साथ बड़ा होता है, तो साथ को थोड़ा टेढ़ा कर लेना। तो उनके साथ का मतलब है उनके 7 का सिंबल, यानी कि जो ग्रेटर, ये वाला जो सिंबल होगा ये हमेशा ग्रेटर होगा, और जो हमारा वाला गरीब साथ होगा वो छोटा होगा। तो अगर कभी पे भूल जाए कि ग्रेटर और स्मॉलर वाला कौन सा है, तो देख लीजिएगा कि सामने कौन सा वाला 7 नजर, अंग्रेजों वाला या पाकिस्तानियों वाला। क्लियर? वापस आते हैं, तो ये छोटे वाला साथ है, और इसके नीचे जेर भी है, मजीद जेर हो गया। तो लेस देन इक्वल टू 50 मिनट्स का मतलब ये है कि क्लास से निकल के घर में आपने किसी भी दिन खुदा ना खास्ता 50 मिनट से ऊपर नहीं पढ़ा, बट पढ़ना डेली है। चाहे 25 मिनट पढ़ा हो, चाहे 40 मिनट पढ़ना हो, चाहे 50 मिनट, किसी दिन हम इतना पढ़ेंगे नहीं कि घर जाके 50 मिनट से ऊपर जाना पड़े। जो पढ़ेंगे क्लास में अच्छी तरह से इतना समझ लेंगे कि घर सिर्फ एक कागज होगा जिसको शायद आप सोचेंगे अच्छा चलो इसको रट्टा मार दिया। तो किसी दिन का बहुत बड़ा टारगेट होगा तो 2 सफ़े होंगे आपके पास। अब मुझे नहीं पता आपकी याद करने की स्किल कितनी अच्छी है, अगर अच्छी ना भी हो तो बस घर जाके 50 मिनट से ऊपर नहीं पढ़ना, सैटरडे वाले दिन पूरे हफ्ते में जो हुआ उसको लिख लिया कर। वो एक दफा मेरे ख्याल में आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, और सैटरडे वाले दिन क्लास नहीं होगी तो आपके पास टाइम होगा, तो आप 2 से 2.5 घंटे अपने रजिस्टर में नीट एंड क्लीन करके जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है एक दफा लिख लें, और आइंदा जब रिवाइज करें अपने रिटर्न रजिस्टर से करें। ये तीसरी एडवाइस है, रजिस्टर। और चौथी चीज वीकली टेस्ट।
बाय द एंड ऑफ दिस वीक, यानी कि फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने पहला टेस्ट कौन सा देना है। हर वीक में जो पढ़ रहे होंगे उसका या उसी वीक के एंड पे या अगले वीक के स्टार्ट में हम एक टेस्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। जो दूसरी खुशखबरी है वो ये है कि फ्राइडे वाले दिन 1:10 पे क्लास खत्म हो जाएगी, तो फ्राइडे वाला दिन भी शॉर्ट हो गया, तो आपके 4.5 दिन हो गए। और ऐसी लगती है इसको 3.5 पे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल। और इस सब के बाद पहले दिन इंशाल्लाह ताला यहाँ खड़े होके सबसे पहले ये पेपर विद आपकी सारी तैयारी यहाँ पे खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आईके अपने तो यशी लगा दी। हम बड़े वाला बिजनेस लॉ पढ़ा रहे थे, उन्होंने बिजनेस लॉ छोटा सा कर दिया, एम लॉ। जब इसको छोटा किया है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत फैला के अच्छी तरह से जितना भी फैला लें, 5 दिन भी क्लासें कर लें 6 के बजाय, फिर भी सबसे पहले इसी ने खत्म होना है, क्योंकि आपका भी एक वो बड़ा वाला बैच भी तो होगा। आपको हर दिन फील होगा आपने इंट्रो क्यों आखिरी दिनों में छोड़ दिया था। हाँ, और जो एएफसी वाले हैं उनको उस एग्जामिशन को एंजॉय करने के लिए डेली अब पढ़ना पड़ेगा। वो जो एग्जामिशन, क्योंकि एग्जामिशन एंजॉय की है तो फिर उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स ये हैं कि, और ये बड़ा लाजमी है पता है, इंट्रो के कॉन्सेप्ट के बगैर FR1 में बहुत बुरी तरह से परेशानी होगी, तो इंट्रो के कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इवन जो लोग साथ कॉस्ट पढ़े हैं, कॉस्ट में भी कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स काम आ जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इससे आगे क्या होना चाहिए? इससे आगे सवाल जवाब होने चाहिए, शुक्रिया होना चाहिए। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। हमारे पैटर्न में हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? हम चैप्टर नंबर 2 से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करेंगे। वो जो 50-55 नंबर की वेटेज का एरिया है ना, उसको शुरू करेंगे और तकरीबन 2 महीने तक उसको पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद शुगल शुरू हो जाएगा। पार्टनरशिप 1 हफ्ता, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1.5 हफ्ता, बाकी टॉपिक्स 2-2 दिन के। तो ये 50-55 जो नंबर है ना, इससे हम शुरू करेंगे कहानी इंशाल्लाह ताला। तो कल हमारा पहला लेक्चर होगा बिजनेस लॉ चैप्टर 2 से शुरू होगा। चैप्टर 2 में ड्राफ्ट जो हमारे पास भी आया उसमें बड़ी कम चेंजेस हैं, लेकिन एक दफा फाइनल वर्जन आए तो ज्यादा बेहतर बात की जा सकती है। मैं आप लोगों को चैप्टर 2 के हैंडआउट शुरू में दे रहा हूँ। अगर किताब आने के बाद कुछ प्लस माइनस थोड़ी बहुत चेंज हुई तो हम उसको बाद में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, लेकिन वो जो बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो हम पहला पढ़ रहे हैं, पता है किस जमाने का कानून है? 1872, 150 साल पुराना। तो जो 150 साल में चेंज नहीं हुआ वो 6 महीने में तो नहीं चेंज हो जाएगा। तो किताब में आईकेएफ सिर्फ टॉपिक को आगे पीछे कर सकता है, गाइड नहीं कर सकता या नए टॉपिक नहीं डाल सकता, क्योंकि लॉ तो लॉ है, लॉ उसमें कोई चेंज। लेकिन किताब आने से हमें ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली यही 18 चैप्टर है या अब उन्होंने कुछ चैप्टर्स को मर्ज किया है। जैसे पार्टनरशिप के 3 बनाती है, मेरा नहीं ख्याल कि 3 चैप्टर्स की गुंजाइश थी, एक में चल जाता काम, बट उन्होंने सोचा अदर लॉ जरा थोड़े से तो ज्यादा नजर आए। ये जो 6 लॉज हैं ये मिला के एक चैप्टर बना सकता था क्या 15 सफे का? उन्होंने कहा नहीं, जरा बच्चों को फील आएगी अलग अलग लॉज हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारा पैटर्न है। सवाल कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन वाले तो बेचारे पहुंचे ही नहीं। 18, मैं जरा चैप्टर वाली स्लाइड भी आपके सामने ले आऊं। 18 चैप्टर जो अभी तक ड्राफ्ट हमसे शेयर हुआ उसमें 18 है। फाइनल बुक आएगी तो फिर हम फाइनल बात कर सकते हैं। जी, सवाल कोई नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार है? डेली ये जो 50 मिनट है ना, ये इतनी बड़ी फेवर है, इतना बड़ा रिलैक्सेशन है कि फिर आपको पढ़ना डेली चाहिए। अगर एक दिन नहीं पढ़ा तो अगले दिन 2 घंटे से ऊपर हो जाएगा काम। फिर वो 50 और 50 मिनट वाली कहानी नहीं होगी, क्योंकि एक खास कैपेसिटी के बाद ना लॉ दिमाग में भी नहीं उतरता, कुछ सब्जेक्ट। तो जब आईकेएफ ने एक मौका दे दिया और इस वक्त सिलेबस बहुत मजे का बना दिया और किताब भी बड़ी मासूम कर दी है, तो इससे पहले कि उन्हें अगली अटेम्प्ट तक समझ आए और उसके बाद वो इस सब्जेक्ट को थोड़ा मुश्किल करने की तरफ आए, हमने पहली गो में इंशाल्लाह निकाल लेना है। बस ध्यान रखना है कि सिनेरियो बेस्ड सवालों को देखने हैं, हमने उसको कैसे लेके चलना। डन? कोई सवाल नहीं? पक्का? ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल हम चैप्टर 2 से शुरू कर रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।